बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटे मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये आर्टिकल हमने न्यूक्लियस के लिए देखना है और हमारा चूँकि चैप्टर भी न्यूक्लियर फिज़िक्स है, हमने प्योर न्यूक्लियर प्रोसेस को डिस्कस करना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या तरीक़ाकार चल रहा है, और उसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट ही हमारे पास मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी है। मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से आया था कि जब एक न्यूक्लियस बॉन्ड हो जाता है, मसलन हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स का नाम भी देते हैं। ये न्यूट्रॉन है तो इसका एक मैस होगा जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन कहलाएगा। इसी तरह एक प्रोटॉन है तो उसका जो मैस होगा उसको हम मैस ऑफ प्रोटॉन कहेंगे। अगर इसी तरह मल्टीपल न्यूट्रॉन्स हो और मल्टीपल प्रोटॉन्स हो तो इससे हमारे पास जब ये करीब करीब होकर मिलेंगे तो दे विल फॉर्म अ न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस बना देंगे। अब होगा क्या कि अगर हम इन पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मैसेज को जमा करें तो होना तो ऐसे चाहिए कि कंप्लीट न्यूक्लियस बन गया तो न्यूक्लियस के मैस के बराबर उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मैस आना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में क्या होता है कि जब हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को जमा करते हैं तो उनका जो मैस होता है, जब वो न्यूक्लियस बना लेते हैं तो न्यूक्लियस का मैस डिक्रीज कर जाता है। मसलन आमतौर पर आप 10 बुक्स का इंडिविजुअल मैस करते हैं, वो 10 kg आ जाता है। उसको एक बैग में डालेंगे तो उस बैग का मैस करेंगे तो वो भी 10 kg होगा, चूंकि बाइंड करके आपने मैस किया तो उतना ही होना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर अगर 10 पार्टिकल्स हैं, उन 10 पार्टिकल का इंडिविजुअल मैस फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, ऐसे इतना ज़्यादा होता नहीं है कि 1 kg आ जाता है। 10 पार्टिकल्स को जमा किया तो उन 10 पार्टिकल्स का जमा करके मैस 1 kg आ गया। अब जब आपने उनको बाइंड करके न्यूक्लियस बना लिया या न्यूक्लियस के अंदर उन्हीं 10 पार्टिकल्स को देखा तो न्यूक्लियस का मैस जो था वो कम हो गया, वो 0.8 kg रह गया। ठीक है, तो इसी जो मैस के फर्क को आप मैस डिफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, मैस डिफेक्ट को मैं डेल्टा एम के साथ रिप्रेजेंट करता हूं और मैं इसको फर्क इस तरह से निकालता हूं कि मसलन आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रोटॉन के मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मैस ऑफ द प्रोटॉन प्लस ए माइनस जी, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उनको एक न्यूट्रॉन के मैस से मल्टीप्लाई करोगे तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन को मैंने जमा कर लिया। ठीक है, इसमें से मैंने मैस ऑफ न्यूक्लियस जो है उसको माइनस कर दिया, तो जो मेरे पास फर्क आएगा दैट इज डेल्टा एम, दिस इज कॉल्ड द मैस डिफेक्ट। इसको हम मैस डिफेक्ट का नाम देंगे। अब क्वेश्चन ये होता था कि वाई मैस डिफेक्ट अकर इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये मैस डिफेक्ट आता क्यों है। तो जब बेटे हमने इसको छाना, इसको मजीद गहराई में जाके देखा तो हमें पता चला कि देयर इज रिक्वायर्ड सम एनर्जी टू बाइंड दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ मैस एनर्जी कन्वर्जन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो ये हमारे पास वो एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। ये वो मैस का डिफेक्ट है। अगर हमें उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो जो एनर्जी आएगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, यानी वो एनर्जी। अब आइंस्टाइन इसकी बड़ी खूबसूरत जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है। आइंस्टाइन कहता है कि न्यूक्लियस बनने से मैस डिक्रीज इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मैस डिफेक्ट आया है ये उस बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जिस बाइंडिंग एनर्जी ने उस तमाम पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना था। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन करें तो वो कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि जितनी एनर्जी उन पार्टिकल्स को जोड़ कर रखे हैं आप उतनी एनर्जी अगर न्यूक्लियस को प्रोवाइड कर दें तो वो पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, मसलन अगर एक न्यूक्लियस को 2.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी दरकार जुड़ने के लिए, अगर आप इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देंगे न्यूक्लियस को तो वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस बना रहे हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं।
पहले फिर हम मैस डिफेक्ट को डिस्कस करते हैं। मैस डिफेक्ट को अगर हम इस फॉर्मूले के साथ डिस्कस करेंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा डिफरेंट चार्ज नंबर के क्रॉस पाउंड वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं इसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। मैं मैस डिफेक्ट की वैल्यू नेगेटिव में ले आता हूं। उसके लिए आप मैस ऑफ न्यूक्लियस पहले ले आए और इसमें से माइनस कर दें Z इंटू MP प्लस A माइनस जेड इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को सम कर लिया और ये जब आप आंसर निकल चुके, मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल सम ऑफ द पार्टिकल्स, तो हम जो आंसर आएगा डेल्टा M का वो नेगेटिव आएगा। फिर मैं इसको पर न्यूक्लियन निकालना चाहता हूं। न्यूक्लियन किसे बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक द न्यूक्लियस, उसे हम न्यूक्लियन बोल देते हैं, उसे ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, और इधर भी हमें ए के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा बेटे, हमारा आंसर छोटा आएगा और हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगा, एक्यूरेट बन जाएगा। बजाय उसके कि हमारा ग्राफ बहुत लेंथी बनेगा और बड़ा बनेगा, उससे हमें वैल्यूज को अरेंज करना जो है वो पेपर पर मुश्किल हो जाएगा। एक तो आंसर नेगेटिव आएगा, दूसरा मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन आने की वजह से ये वैल्यूज बहुत स्मॉलर हो जाएंगे। अब मैं इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करूं, अलोंग दिस एक्सिस मैं चार्ज नंबर Z ले लेता हूं और अलोंग दिस एक्सिस मैं मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ले लेता हूं। ठीक है, ये आ जाए। और इस की वैल्यूज डिफरेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। मसलन यहां पर, इधर और इधर मैं वैल्यू कंसिडर कर लेता हूं नेगेटिव 0.007, नेगेटिव 0.008। ये नीचे की तरफ जो है वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव के अंदर नंबर जितना इंक्रीज होता है आंसर उतना एक्चुअली में छोटा आ रहा होता है। इसकी इस तरीके से वैल्यू वेरिएशन जो है वो आ रही है। अब इसके दरमियान में भी कुछ वैल्यूज हैं। अब इस तरफ जो है वो हम चार्ज नंबर ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and so on, 80, 90 and 100। ये मैं 100 तक ले लेता हूं एंड द लास्ट इज 100। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ की वेरिएशन कुछ इस तरह से आएगी। ये मैस डिफेक्ट और इधर से ये वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ये 92 तक ले लेते हैं यूरेनियम तक। यूरेनियम का मैस डिफेक्ट ये आ जाएगा। सबसे कम मैस डिफेक्ट हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का है। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सबसे ज्यादा मैस डिफेक्ट जो है वो आयरन का। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं आपकी नेगेटिव के अंदर वैल्यूज कम हो रही है, तो एक्चुअली हमारे पास वेरिएशन जो है वो उसके उलट हो रही होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आयरन का जो मैस डिफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पे नेगेटिव के अंदर सबसे नेगेटिव, यहां पे क्या मीनिंग शो कर रहा है? नेगेटिव ये शो कर रहा है कि मैस ऑफ न्यूक्लियस पहले है, बाद में दूसरा आपने मैस लिखा हुआ है। नेगेटिव की ये वेरिएशन है, लेकिन वैल्यू अगर हम नेगेटिव को इग्नोर करके देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है, ये ग्राफ उल्टा चल रहा है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वैल्यू बढ़ रही होगी। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कम हो रही होगी। इन नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करें। नेगेटिव साइन को आप जैसे समझें कि मैस ऑफ न्यूक्लियस पहले है, मैस बाकी समेशन ऑफ मैस बाद में थे, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो आपका सबसे कम मैस डिफेक्ट इधर जो सबसे हाई है। आमतौर पर ग्राफ में क्या होता है कि जो वैल्यू इधर होती है वो वैल्यू सबसे कम होती है, लेकिन इसमें जो वैल्यू टॉप पर है वो वैल्यू सबसे कम है। फिर जैसे जैसे आपका चार्ज नंबर बढ़ता जा रहा है जी, आपका मैस डिफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज्यादा मैस डिफेक्ट आयरन का, और आयरन के बाद मैस डिफेक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर नॉर्मली हमारे ग्राफ में जब हम ऊपर को जाते हैं हम कहते हैं वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस ग्राफ के अंदर 9, 8, 7
तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ जाते हुए। तो हाइड्रोजन से लेकर आयरन तक मैस डिफेक्ट बढ़ता है चार्ज बढ़ाने से, और फिर मैस डिफेक्ट की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, और लास्ट में हमारे पास यूरेनियम का मैस डिफेक्ट आ जाता है जो कि 92, यूरेनियम 92 जो है उससे रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो ये वेरिएशन है जी मैस डिफेक्ट की ओवर द डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी आप इसमें शो करना चाहते हैं। हाइड्रोजन से ज्यादा मैस डिफेक्ट जो है वो हीलियम का है, हीलियम से ज्यादा फिर आगे कार्बन, ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन, वो डिफरेंट पोजीशंस हैं। फिर सबसे ज्यादा मैस डिफेक्ट ओवर द पीरियोडिक टेबल वो आयरन का है, और आयरन के बाद मैस डिफेक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यूरेनियम तक ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे ग्राफ ऊपर को जाता है। तो इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपने करनी है कि वैल्यू नेगेटिव में जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रही है तो आपकी वैल्यू एक्चुअली में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इसको समझने के लिए आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, आप समझे कि 7, 8, 9 वैल्यू बढ़ रही है और फिर वैल्यू ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कम हो रही है। तो इस तरह से इनकी वेरिएशन जो है वो आप समझ लेते हैं। फिर हम इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं जिसमें मैस डिफेक्ट, और फिर मैस डिफेक्ट को आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आप हासिल कर लेते हैं बेटे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी आपका सॉल्व हो जाता है। फिर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो कैसे निकालेंगे कि मैं डेल्टा ई ओवर ए कर दूंगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इसका जो यूनिट हम लिखेंगे वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और इस तरफ हम कहेंगे कि मैस Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो आंसर आएगा इसमें से मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर देंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये जो कि डेल्टा एम की वैल्यू है सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी, और डिवाइडेड बाय आप ए करेंगे। यही स्टेप्स होंगे अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना, ठीक है। मतलब आपने हीलियम की एग्जांपल इससे पहले देखी है। हीलियम की एग्जांपल के अंदर जो टोटल एनर्जी आई थी वो 28 थी, 28 पॉइंट समथिंग। आप उसको उसके न्यूक्लियॉन की तादाद यानी जो 4 थी उससे डिवाइड कर देते तो आपके पास क्या रह जाती है 7 पॉइंट समथिंग, तो वो आ जाती थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और उसका यूनिट था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये ग्राफ जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो मोर देन हाफ चैप्टर जो है वो बेटे आपका इसी ग्राफ से क्लियर हो जाता है, इस एक सिंगल ग्राफ से। पहली बात हमें समझनी है ग्राफ है किस किस के दरमियान में। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अलोंग वाई एक्सिस जिसका यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चार्ज न्यूक्लियॉन अलोंग द एक्स एक्सिस। अब यहां पे मैं पिछला जो ग्राफ बनाया था वो Z के दरमियान में था, ये A है, तो हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं। मतलब पहला पॉइंट है इसका 50, 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। ये ग्राफ की वेरिएशन जो है वो आगे चलती जा रही, तो हम इसको 250 तक जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। अब इसके ग्राफ की वेरिएशन में इस तरफ अगर आप आते हैं तो हमारे पास है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर है जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर है जी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर है जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यूज जो है इसकी ऑक्युपाइड है। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी बनाकर हम चलते हैं ताकि हमें लर्न करना आसान हो जाए। सपोज दैट बेटे कि आप एक रूम में बैठे और आप देख रहे हैं कि एक चूंटी जो है वो दीवार पर चढ़ रही है, और दीवार के ऊपर आपने डिफरेंट स्केल किए हुए हैं, और उस स्केल की जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज 9 और 10, वो यहां तक है, ठीक है। और एक चूंटी ने यहां से उस जगह तक पहुंचना। अब आप देखते हैं कि वो किस तरह से चलती है। उस चूंटी ने बहुत मुश्किलात, चूंटी की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो चूंटी है ये इसके अंदर विल पावर ज्यादा है। अगर ये एक दफा फॉल करती है फिर चढ़ती है, फिर फॉल करती है फिर ये चढ़ती है, अपनी कोशिश जो है वो इसको इग्नोर नहीं करती।
सपोज दैट कि उस चोटी ने अपना जो सफर है उसका आगाज 1 से किया, ठीक है, वो 1 से 8 तक जाना चाहती है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि ये जाती गई 6 से थोड़ी सी नीचे थी तो ये नीचे फॉल कर गई। ये ग्राफ आप इंक्लाइंड बनाइएगा ताकि इस तरफ आप ए वैल्यू भी बढ़ाते जा रहे। अच्छा, वो 6 के ऊपर पहुंच के थोड़ा फॉल कर गई, तकरीबन कह लें कि 6 से थोड़ा ऊपर था, 7 तक था, उससे फॉल कर गई। अब फॉल करती है तो वो 6 से नीचे गिरती, फिर यहां से फिर उठती है तो जहां तक पहले गई थी उससे थोड़ा और ऊपर चली जाती। टारगेट क्या है इसका? टारगेट है 8। अच्छा, फिर 5 नीचे गिरती है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर चली जाती, यानी पहले पॉइंट से ऊपर गई, फिर पॉइंट से ऊपर गई, लेकिन फिर गिर गई। ये इसका तीसरी दफा गिरना था, यानी पहली दफा चढ़ती गई 8 तक नहीं पहुंच सकी, 7 से नीचे गिर गई, फिर ऊपर उठती गई, फिर 7 से थोड़ा और ऊपर चली गई, ठीक है, फिर नीचे गिर गई, फिर जो जहां तक पहले पहुंची थी उससे थोड़ा और ऊपर चली गई, फिर नीचे गिर गई। तीसरी दफा जब नीचे गिरती है, इसके बावजूद भी ये अपनी हिम्मत नहीं हारती, ये मजीद ऊपर उठती है और ऊपर उठकर ये पीक पकड़ लेती है और 8 इसका टारगेट था, ये 8 से भी ऊपर तक चली जाती। लेकिन जब उस दूसरी तरफ देखते हैं तो ये 56 के करीब जाकर 8 से ऊपर चली जाती और इस वैल्यू को छूकर ये फिर वापस आती है और वापस आते हुए ये 7 पॉइंट समथिंग के ऊपर जाकर ये रुक जाती और ये पॉइंट इसका यहां तक फॉल कर जाता है। ये इसके ग्राफ को पहले तो आपने याद करना है कि इसमें वेरिएशन कैसे आती है। फिर हम इसके ऊपर नंबर लिखते हैं, तो ये नंबर होता है 1 का हाइड्रोजन प्रोटियम का, जिसका मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन 1 ही होता। फिर हमारे पास आ जाता है यहां पर हीलियम 2-4, फिर यहां पर आ जाता है लिथियम, फिर यहां पे आ जाता है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आप देख रहे होंगे कि मुझे इतनी सिमेट्री से कैसे याद है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन प्रोटियम का 1 और इसका 7 के करीब होता है, ये हमने पिछले एग्जांपल में नोट किया हुआ है कि इसका 7 पर न्यूक्लियॉन आता है, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी आती थी, तो इसलिए ये दो तो आपको वहां से याद हो जाएंगे। इनके कैसे याद करने हैं नेम, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं लिनकॉफ का। फर्ज कर लें कि लिनकॉफ एक कॉफी का ब्रांड है, उस कॉफी के ब्रांड को आप पी रहे थे अपने कमरे के अंदर बैठ के, ठीक है, तो उससे आपने इनका नाम बना लिया लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जिससे आपका ये ग्राफ लिखना आसान हो गया। सबसे टॉप पर जिस तरह बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, मास डिफेक्ट सबसे ज्यादा आयरन का था, इस तरह बाइंडिंग एनर्जी भी सबसे ज्यादा आयरन की है और इसकी वैल्यू तकरीबन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यह सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की कंसिडर की जाती है। और इसके बाद यहां पे लास्ट वाला हम लिख लेते हैं कि मास डिफेक्ट यूरेनियम का, इस तरह बाइंडिंग एनर्जी भी लास्ट में यूरेनियम की 236 या 238 जो है उसकी हम लिख लेते हैं। अब इसमें कुछ दरमियान में पार्टिकल्स हैं जिनकी मैंने बाइंडिंग एनर्जी लिखनी है, उसके लिए फिर मैं फार्मूला बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे नाम याद रखने हैं आपने। इसमें हम 100 पे मैंने एक एरो लगाया, 100 से पीछे 2 पॉइंट्स लगा लें, 100 पे लगा लें, फिर 100 से आगे 2 पॉइंट्स लगाएं, बल्कि 3 लगा लें, ठीक है, 100 से आगे 3 और एक 100 के करीब और एक 2 100 से पीछे, टोटल 6 पार्टिकल्स जो है ये बनेंगे। अब इनके ऊपर इनके नाम लिखने हैं, ये याद भी हमने करने हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं, ये है जी MO और ये SR, KR, ये M, KR, SR, MO, SN, XE, BA, ये डिफरेंट आ जाए, ठीक है। अब इनको तरतीब से याद कैसे रखना है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं कि कर दे सारे
मोहब्बत सानू जे बाबर। ठीक है, मतलब ये मैंने फिक्रा बनाया, बाबर मेरा दोस्त है तो मैंने उसके लिए एक फार्मूला बना लिया कि जी बाबर साहेब कर दे सारे मोहब्बत सानू जे बाबर। ठीक है, तो ये एक लाइन जो है मैंने उसके लिए बोली, उससे मेरे पास ये नाम याद रखने बन गए, KRSRMO। अब मैंने SN, यहां तक तो क्लियर है। जे को मैंने JE से लिखने की बजाय XE से लिख लिया। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी चेंज कर ली। और BA, इन 6 के नाम याद रखने से आपको आधा चैप्टर याद हो जाता है। ठीक है, तो हमने इससे ये तरतीब से लिखे KR ये वाला, SR ये वाला, MO ये, फिर SN ये, XE BA। अब हमें इसके चार्ज और मैस को भी याद रखना। फर्ज कर लें कि इसका चार्ज 36 से स्टार्ट होता है और एंड 56 पर होता है। ठीक है, ये आपने रट्टा लगा लिया 36 to 56। अब इनको कैसे तरतीब से फिल करना है, 36 में 2 ऐड करें 38, फिर 2 ऐड किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना होगा 4, फिर 4 इसमें ऐड कर दें, 38 में 4 ऐड किया तो 42, फिर 4 हो गया, 4 को डबल कर लें 8, इसमें 8 ऐड कर लें, 8 ऐड किया तो 50 बन गया। फिर 8 आपकी पीक थी, जिस तरह इस चोटी की 8 तक पीक थी, वो पीक पर जाना चाहती थी। 8 नंबर समझ ले कि आपका लकी नंबर है, उसकी पीक तक वो चोटी जाना चाहती थी, इसलिए 8 की पीक तक आप आए, 2 ऐड करके, फिर 4 ऐड करके, फिर 8 ऐड करके, अब उसका हाफ कर लेंगे, यानी पीछे को आना शुरू हो जाए। आपने कितना ऐड किया, 8 से हाफ किया, 4 ऐड किया तो ये 54 बन गया। 4 ऐड किया, उसका हाफ कर लें, 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 56 बन जाएगा। इस तरह से आपको चार्ज नंबर जो है वो याद हो जाएंगे। फिर आपने मैथ्स नंबर इसके याद करने हैं। मैथ्स नंबर में हम इसके लिख देते हैं जी 92, 94, 101 और 120, 141 और 140 और 141। ये मैंने इसके मैथ्स नंबर जो है उनको याद रखने। अब इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया कि आई लाइक इमरान खान। अब इमरान खान के बारे में एक हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि उसकी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में बना लेते हैं, जिससे हमें इनका मैथ्स नंबर याद रखना आसान हो जाएगा। इमरान खान के बारे में ये है कि जी इमरान खान कहता है कि मैंने 92 में वर्ल्ड कप अचीव किया, 94 में मैंने सियासत का सोचा, एक सीट थी मेरे पास कौमी असम्बली की 2001 में, तो ये बन गया 101। ठीक है, 1 सीट 01 में। हाँ जी, तो 2020 के अंदर मैं वज़ीर आज़म हूँ, 40 और 41 में मैं पाकिस्तान को सुपर पावर बना दूंगा। तो इसके लिए हम फिक्रा बना लेते हैं। 92 च जितया सी वर्ल्ड कप, 94 च सोचिया सियासत दा, 2001 च सी साढ़े कोल एक सीट, 20 दे हाँ असी वज़ीर आज़म, 40-41 च असी बनावांगे सुपर पावर। तो इस एक फिक्रे से आपको पूरे उनके मैसेज जो है वो याद हो जाते हैं। इसको चार्जेस को याद रखने का और इसको याद रखने का पहले मैं फार्मूला जो है वो आपको बता चुका हूँ। ओके बेटे, अल्लाह।